नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो बता दें आपको कि तमाम राज्यों के विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त में उत्तर प्रदेश के जो अलग अलग शहर हैं उनके ऊपर से गुजर रहा हूं और हर एक इलाके का हाल अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी का एग्जिट पोल हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। जी, अब पश्चिमी यूपी का हाल हम आपको दिखाने वाले हैं। वहां से किस पार्टी को कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिमी यूपी के जो बड़े शहर हैं उनमें आगरा से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली। अब देखिए आपके सामने तमाम जो आंकड़े हैं उस पर नजर डालिए। बीजेपी के खाते में 67 से 71 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगियों के खाते में 59 से 63 सीटें, जबकि बीएसपी के खाते में 5 से 60 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। जबकि कांग्रेस 1 सीट के आसपास और अन्य के खाते में भी लगभग 1 सीट। तो ये आप देख रहे हैं पश्चिमी यूपी का हाल एग्जिट पोल के मुताबिक। यहां पर भी आप देख रहे हैं बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। और आइए अब हम आपको अवध का हाल भी दिखा देते हैं। अवध की बात की जाए तो आप देखिए लखनऊ से लेकर अयोध्या, कानपुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, ये तमाम यहां के बड़े शहर। जी, अब अवध का जो एग्जिट पोल है, यहां के जो विभिन्न इलाके हैं वहां पर किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं उस पर एक नजर डाल लीजिए। यहां कौन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस 77 से 81, एसपी प्लस 33 से 37। बीएसपी की बात की जाए 2 से 4 सीटें बीएसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस 1 से 2 और अन्य की बात की जाए तो सिर्फ 1 पर सिमट कर रह रहे हैं। यानी यहां पर आप देख रहे हैं बीजेपी साफ साफ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। यह अवध का एग्जिट पोल आपके सामने, जहां पर कुल 118 सीटें हैं। और आइए अब आपको बुंदेलखंड का हाल हम दिखा देते हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर क्या कहती है। और देखिए बुंदेलखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर झांसी से लेकर बांदा, जौलान, ये बड़े तमाम जो शहर हैं वहां पर क्या है स्थिति, वो आप देखिए। एग्जिट पोल क्या इशारा करता है, यहां किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, वो तस्वीर देखिए आपके सामने। बीजेपी प्लस 14 से 18, एसपी प्लस 0 से 4, बीएसपी 1 से 2, कांग्रेस 0 से 1 और अन्य की बात की जाए तो 1। यानी कि बुंदेलखंड का एग्जिट पोल जहां कुल 19 सीटें हैं वहां पर बीजेपी साफ साफ बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जहां 14 से 18 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। और अब आपको दिखाएंगे पूर्वांचल का हाल। जी, अब हमारा जो ये हेलीकॉप्टर है पूर्वांचल में आ गया, जहां पूर्वांचल में प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बलिया जैसे बड़े इलाके हैं। यहां पर क्या कुछ कहता है एग्जिट पोल, उसके मुताबिक क्या आंकड़े नजर आ रहे हैं वो अब हम आपको दिखाएंगे। यहां किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। एग्जिट पोल का जो इशारा है उसे जरा आप समझिए। यहां कौन कहां पर है, किसकी क्या स्थिति है। बीजेपी प्लस 70 से 74, एसपी प्लस 40 से 44, बीएसपी 6 से 8, कांग्रेस 4 से 6, अन्य के खाते में 3 से 5। यानी पूर्वांचल में कुल 130 सीटें, जिनमें से 70 से 74 सीटें बीजेपी को जा रही हैं। बीजेपी की बढ़त यहां पर भी साफ साफ नजर आ रही है। ये आपके सामने पूर्वांचल का एग्जिट पोल, जहां पर 130 में से 70 से 74 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, जबकि एसपी प्लस के खाते में 40 से 44 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब आइए हम आपको पूरे उत्तर प्रदेश का हाल दिखाते हैं। पूरे यूपी की बात की जाए तो वहां पर आपके सामने देखिए इन आंकड़ों को जब आप जोड़ देंगे वो गणित कहां तक पहुंचता है और बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, उसे देखकर आप साफ साफ समझ जाएंगे कि किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे 10 तारीख को आएंगे। ये देखिए आपके सामने
बीजेपी की सरकार साफ साफ बनती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। इस एग्जिट पोल के मुताबिक 228 से 244 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में। एसपी प्लस की बात की जाए 132 से 148, बीएसपी 13 से 21, कांग्रेस 4 से 8, जबकि अन्य की बात की जाए, निर्दलियों की बात की जाए तो 2 से 6, यानी कुल सीटें 403 उत्तर प्रदेश में। और बीजेपी को इस बार नुकसान तो हो रहा है पिछली बार की तुलना में, लेकिन सरकार बनती हुई नजर आ रही है साफ साफ। अब ये जो एग्जिट पोल का इशारा है, ये सियासत के लिहाज से क्या इशारा करता है, आपको बताएंगे, समझाएंगे। सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं एबीपी न्यूज के संपादक सुमित अवस्थी। सुमित, शुक्रिया अखिलेश। यहाँ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पे अब जनता थोड़ी शांत हो गई है। अब रात क्योंकि गहराती जा रही है तो लोगों का जोश भी थोड़ा ठंडा पड़ता जा रहा है। नहीं, मैं चुनौती नहीं दे रहा था आप लोगों को, पर मैं बता रहा था कि भीड़ यहाँ कम हो गई है। मेहमानों का पैनल नया है, बारी बारी से परिचय कराता हूँ। अपने एक्सट्रीम राइट से शुरू करता हूँ। अनुपम मिश्रा जी जुड़ गए मेरे साथ, राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से स्वागत है आपका। राजपाल कश्यप जी मौजूद हैं पहले से हमारे पास, समाजवादी पार्टी की तरफ से सुरेंद्र जी राजपूत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से केशव देव मौर्य जी हैं, महान दल की तरफ से। ये चारों एक साथ मान लिया जाए ना राकेश, हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, लेकिन विपक्ष इस वक्त हावी है। एमएच खान बहुजन समाज पार्टी की तरफ से स्वागत है आपका खान साहब। बद्री जी हैं, बद्रीनाथ जी स्वागत है आपका। अतर हुसैन जी स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सबका जी। चार लोग मिलकर के भी उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चार लोग मिलकर, ये मिले नहीं है, मिल जाते तो शायद नहीं, ये सब मिले हुए लोग थे। ये बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सब मिले हुए लोग थे और आपस में सब मिले हुए थे, मिलकर के भी कुछ नहीं कर पाए। फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत। आप मिले हुए थे सपा के साथ? हम क्यों मिलेंगे सपा ये के बोल साथ? रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं। भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी। पर खान साहब आपकी पार्टी कहाँ है? 13 से 21 सीटें मात्र। ये फर्जी सब चीजें मत दिखाइए ना, 10 तारीख का इंतजार करिए। ये हमने पिछली बार भी कहा था। नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। हमारा पूरा यकीन है, इस पे विश्वास। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल नहीं है ये, इसलिए 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए और जनता 10 तारीख जो फैसला होगा वो स्वीकार करे। मान लीजिए 10 तारीख को भी यही रहा, तब क्या बोलेंगे? उस दिन ईवीएम खराब थी, वो हैकिंग कर ली, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज कर लिया, क्या कहेंगे उस दिन? नहीं, ये कब क्यों कहेंगे हम जब 10 तारीख का जब फैसला आएगा तो वैसे ईवीएम का खेल तो हर जगह हो रहा है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। इनके लोग ही कह रहे थे, अभी तक कई जगह ईवीएम पकड़ी गई है, कई जगह वीवीपैट पकड़े गए हैं। आप देखिए, अगर बंगाल का आप कोशिश करिएगा, ये जो यहाँ पर डीएम है, ये बहुत पहले से डीएम है, बीच में हटे नहीं डीएम, यहाँ एसएसपी हटे नहीं, कमिश्नर हटे नहीं, तो किसके लोग हैं ये? तो आपने बहाने बनाने शुरू कर दिए ना। नहीं है ये। देखिए ऐसा है ना, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उन्होंने अपने आदमी सेट करके अपने ये लाख चिल्लाते रहे, लग जाते रहे, कुछ नहीं कर पाए, तो यही इन्होंने भी सेटिंग करी होगा। अगर ऐसा तो फिर कैसे जीतेंगे? जीतेंगे जनता की वोट से। चलिए, मैं जब हम लोग पहले बात कर रहे थे तो एक बात मनीषा जी आपने की थी, मनीषा जी और शशि शेखर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे बताया गया अभी। कांग्रेस पार्टी के बारे में बात की थी। सुरेंद्र राजपूत जी यहाँ मौजूद है। कांग्रेस पार्टी को हमारा सर्वे यूपी में महज 4 से 6 सीटें दिखा रहा है। बात ये हो रही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब कितनों का नेतृत्व तो बदलेंगे आप? अब कौन, अगर यही नतीजे रहा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? भाई मनीषा जी हमारी सामाजिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, उनका स्वागत है। उनकी अपनी सीमाएं हैं। पार्टी में हमारा क्या होगा ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, एक बात। दूसरी बात, मनीषा जी और शशि शेखर जी जब हम मध्य प्रदेश में जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, महाराष्ट्र में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं, पंजाब में जीतते हैं, उत्तराखंड में जीतते हैं, तब भी क्या बात करेंगे? देखिए, विश्लेषकों को और हमारे मीडिया के बंधुओं को निश्चित तौर पर उन्हें हमारी आलोचना करने का हक है, लेकिन हमें गाइड करने का हक। और पंजाब में अभी आपकी सरकार जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको दिख रही है ना, हमें तो आती हुई दिखाई दे रही है। और मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी देश के इकलौते दलित मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा दलितों की आबादी पंजाब में है। और आप इस चीज को देखिएगा, प्रचंड बहुमत के साथ हम पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में आ रहे हैं। मणिपुर में भी हम सरकार बनाएंगे। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, जो कह रहे हैं वैसा हो जाए। लेकिन अनुपम मिश्रा जी मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, जयंत जी के साथ काम कर रहे हैं।
अभी तक जो हमने आंकड़े देखे उसमें कहा गया कि पश्चिम में जो सपा गठबंधन अच्छा कर रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह आप लोग हैं, आपकी पार्टी मतलब भी है। तो क्या इतना अच्छा किया आपने कि आपके 200 प्लस हो जाएंगी सीटें? देखिए, हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है जो जनमानस से जुड़े हुए थे और उन्हीं की वजह से ये जो नौजवान साथी बैठे हुए सब इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकार कर रहे हैं कि आप लोग इंतजार? ये इंतजार कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं। देखिए सुनिए, ये नौजवान साथी सारे इंतजार कर रहे हैं। इनको 2 करोड़ नौकरियों का इंतजार है, किसानों को अपनी फसल के उचित दामों का इंतजार है। ये कोई बात नहीं, मुझे मालूम है इनकी अपनी विवशताएं हैं, लेकिन दिल से ये मना रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आए। इसी वजह से रात में जग के यहाँ बैठे हैं। ये अभी सोने का समय थोड़ी हुआ है, सोने का समय हो गया क्या? आराम का समय हो गया क्या? नहीं, ईवीएम रखाने का समय है और ईवीएम लोग रखा रहे हैं। और समाजवादी और गठबंधन मुस्तैदी के साथ में रखा रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, इसलिए ईवीएम रखानी पड़ रही है। इस लोकतंत्र में बीजेपी 14, 17, 19 3 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं यूपी में, बड़े बड़े चुनाव, बड़े बड़े अंतर से। अरे हमने वो भी देखा हाल, 2012 में 5-5 हजार वोट पाने वाली ये पार्टी थी और माननीय अखिलेश यादव 12 और 14 के बीच में नरेंद्र मोदी नाम का एक शख्स आ गया पार्टी के अंदर जो चमक गया उठा के पार्टी को। ऐसा है, देखिए सबका एक समय होता है और उन्होंने जो जनता से वादे किए थे, एक एक गांव गोद लेने का वादा किया था, कहीं गांव गोद दिखाई नहीं पड़ा, बच्चा नहीं बड़ा हुआ दिखाई पड़ा। दूसरी बात, जिस जगह पे ये डिबेट हो रही है, ये रिवर फ्रंट पे, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने शानदार रिवर फ्रंट बनाया और 5 साल में ये 5 मंजिल बिल्डिंग लखनऊ में नहीं, ये बताइए, जवाब दीजिए। नहीं, देखिए किस तरह से रिवर फ्रंट पे इन्होंने घोटाला करने का काम किया था, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। जितने कहाँ है घोटाला, वो कहाँ है, कौन क्या अरेस्ट हुआ, किसकी गिरफ्तारी? नहीं, बहुत सारे अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, अभी भी उसमें जांच चल रही है, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है। देखिए सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ प्रतिमान गढ़ने के काम किए थे, जिससे अपनी जेबें भरने का काम किया था और हर मामले में जांच हुई है, गिरफ्तारियां हुई है। आज हमने सहारनपुर से लेकर के सोनभद्र तक और मिर्जापुर से लेकर मुरादाबाद तक एक रस में उत्तर प्रदेश में हमने विकास करने का काम। जवाब दीजिए। इन्होंने तो भगवान राम के नाम पे जो गांव गरीब के लोगों ने चंदा दिया था उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम किया। इन्होंने तो जमीनों में घोटाले करने का काम किया। एक विकास नहीं बता सकते, एक अस्पताल। बोलिए राकेश। देखिए आज इनको प्रभु राम याद आ रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज प्रभु राम की बात कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश जानता है कि आपने कैसे रोड़े अटकाने का काम किया है और इसीलिए आज आपकी ये दुर्दशा है। और मैं फिर इस बात को निवेदन के साथ कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की गरीब के लिए जो कल्याण के लिए जो नीतियां रही हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर रहा है, ये विश्वास का प्रतीक बना है। बुलडोजर और लाभार्थी, अच्छा पॉइंट दिया राकेश आपने। मैं अपने पैनलिस्ट के पास चलता हूं। मनीषा जी ये बताइए, ये जो बुलडोजर के नाम का प्रतीक दिया कि ये आतताइयों पर, अत्याचारियों पर, अपराधियों पर चलेगा, क्या उसका इंप्रेशन पड़ा, आपको लगता है पड़ेगा 10 मार्च को आने वाले नतीजों पर? नहीं, बुलडोजर यहाँ मैं बिल्कुल, अभी कांग्रेस के भाई मुझे पता नहीं क्या क्या कह गए, ये स्पष्ट रूप से सुने कि बुलडोजर का प्रतिमान का इस्तेमाल करना एक मैं जाता हूं। के द्वारा। मनीषा जी आपकी बात का जवाब दे रही हैं, वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा। हाँ, मैं और कोई भी सिटिंग मुख्यमंत्री जो है उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप मोदी जी के भाषण देखिए, मर्यादा की सीमा कभी नहीं लांघते वो अपने वेलफेयर की बात करते हैं, नमक चावल देने की बात करते हैं या फिर अपने बिग मेगा प्रोजेक्ट्स को दिखाते हैं। तो इस तरह से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए थी, चाहे प्रोवोकेशन कुछ भी था ऑपोजिशन की तरफ से। मैं समझ रही हूं कि ये बातें उनकी तरफ, और कहीं ना कहीं योगी जी ने खुद भी जो विकास के कार्य किए होंगे उसको वो डिफेंड करते, तो उसके बदले वो ऐसी बातें उन्होंने की, ये अच्छा नहीं था कहीं से भी। और अगर विपक्ष के बारे में फिर से हम कहें तो ये दोहराने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बुरा लगता है ये सुनना, लेकिन परिवारवाद की जो आलोचना है उसको सीरियसली उनको लेना चाहिए। कई बार आपके विपक्ष, जिस भाजपा को आप कुछ नहीं समझते थे, आपने कहा नई सीटें आती थी, वो भी अगर सीटें ले आती है और खुले रूप से कुछ बिंदुओं पर आलोचना करती है तो उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप जीते परिवार के चलते नहीं जीते, वहां आपने जो आपका लीडरशिप था उसको चेंज किया, बघेल जी को सामने ले आए। राजस्थान आप जीते परिवारवाद के चलते नहीं जीते, मध्य प्रदेश में परिवार कहां था। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा
कि एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में अपने ही लोगों को चांस दिया जाना, परिवर्तन राजनीति के अंदर भी होना आपकी चाहिए। बात का, क्योंकि आप उनको काउंटर कर रही हैं, लेकिन हमको ये समझना चाहिए, अगर बघेल को बनाया तो किसने बनाया? इसी गांधी परिवार ने बनाया। अगर अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी सचिन पायलट के बदले तो इसी गांधी परिवार ने दी। अगर कमलनाथ को वहां भेजा गया था तो इसी गांधी परिवार ने दी। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि वहां परिवारवाद नहीं जीता और वो पार्टी जीती? ये आप कैसे कह रही हैं? नहीं, आप ये समझ रहे हैं ना कि ये इसने बना दिया या उसने कर दिया। मैं तो आपको बताती हूं कि पंजाब में जो इनकी जीत हुई वो कप्तान ने कैप्टन द पंजाब का नारा वहां दिया गया। अशोक गहलोत का जहां तक सवाल था, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जमा जमी आखिरी समय तक लगी रही, उसको ये परिवार रिजॉल्व नहीं कर पाई और सीटें राजस्थान में कम हुई उस गहमा गहमी के चलते। जरूर मध्य प्रदेश में मैं मान सकती हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वो फंसे रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता में आने के बावजूद भी उनकी पार्टी ही खंडित हो गई। तो ये सही नहीं है ये कहना। ऊपर लोग आके और जो भले ही टॉप कमांड को कुछ भी बोलते हो, लेकिन नीचे की राजनीति को झुकना पड़ता है। जहां आप झुक गए, जहां अलाइन हो गए, वहां चीजें फिर बहाल होती हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने फॉर्च्यून्स को रिवाइव नहीं कर पा रहा है और जहां जहां था वहां वहां उसकी बेस खिसक रही है। इसमें मैं क्या गलत बता रही हूं? तो एक चेंज मैसिव चाहिए। ये जो आप कह रही हैं मनीषा जी, मैं एक व्यू पॉइंट देना चाहता हूं शशि शेखर जी का, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं कई सालों से। हम सबसे ज्यादा मैं बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल दूंगा। शशि शेखर जी मेरे साथ है क्योंकि वो न्यूट्रल पैनलिस्ट है, उनके पास चलना चाहिए। शशि जी, मनीषा जी ने जो बातें की आपने भी सुनी होंगी, क्या ये बात ठीक है जहां कांग्रेस पार्टी जीती है चुनाव बीते 5-7 सालों में, तो वो स्थानीय नेताओं की वजह से जीती है, और जहां हार रही है वो परिवारवाद की वजह से हार रही है? नहीं, मैं इससे थोड़ा मनीषा जी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा। वो दोनों का मिला जुला स्वरूप है। कोई भी अकेली चीज़ न जीतती है और न जीत सकती है। तो ये ज़रूर है कि वो एक मिला जुला स्वरूप है, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस को इस समय आत्मचिंतन की आवश्यकता है। यदि वो पंजाब हार रहे हैं, यदि वो किसी वजह से उत्तराखंड भी हार जाते हैं, यदि वो उत्तर प्रदेश से इस तरह साफ हो रहे हैं, तो सिर्फ नीति या नीयत से जरूरी नहीं है, उनको अपने संगठन पर जोर देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हवा में उड़ कर आए, कुछ अच्छी बातें कही, लोगों का दिल जीता आपने अपनी नज़र में और चले गए। वोट के लिए कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, जो कांग्रेस 1989 ऑनवर्ड लगातार लूज करती जा रही है उत्तर प्रदेश में। मैंने इसका पतन अपनी आंखों से देखा है। आखिरी जार थे नारायण दत्त तिवारी, उसके बाद कांग्रेस लगातार लूज करती गई। और आज हालत देखिए आप, आरजेडी ने कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया बिहार से। स्टालिन ने कहा कि मैं उतनी सीटें नहीं दूंगा जितनी आपको पिछली बार दी थी। ये भी हुआ कि बिहार वाली गलती हम तमिलनाडु में नहीं दोहराएंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये जरूर देखिए, ये मार्जिनलाइज हो रहे हैं और इनके मार्जिनलाइज होने से कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं कि अच्छा, एक और इनके साथ दिक्कत हो रही है। अब उत्तर प्रदेश का नेता कौन? यदि आपका सर्वे 100% सही है तो उत्तर प्रदेश में 2 नेता हो गए यंग, एक योगी मुख्यमंत्री के तौर पर, एक अखिलेश यादव विपक्ष के तौर पर। बिहार का नेता कौन? अगर नीतीश जी को माइनस कर दीजिए तो तेजस्वी यादव। कहीं कांग्रेस का कोई चेहरा दिख रहा है? आप पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाए। आप दिल्ली में जहां बैठते हैं वहां एक भी सीट नहीं जीत पाते। आप अगर पंजाब लूज कर रहे हैं तो आप अपने घर को नहीं समेट पा रहे हैं। सचिन पायलट के साथ क्या हुआ वो आपने देखा, सचिन पायलट ने क्या किया वो आपने देखा। सिंधिया के साथ तेजस्वी, क्योंकि सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मेरे साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ये तो मैं चाहूंगा जवाब दे दीजिए इन बातों का। मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत की टिप्पणी के लिए नहीं सुमित कुछ बोल रहा हूँ। मैम की मेरा बहुत साफ है। नहीं, मैं उनका रिएक्शन लेना, वो लगातार कुछ बोलना चाह रहे थे, इसलिए मैं उनका रिएक्शन ले रहा हूँ। उनकी पार्टी पे कमेंट हो रहा है, सुन लेते हैं सर। तो उनकी निर्मम मीमांसा भी हमारे लिए धनात्मक ऊर्जा देती है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जब या तो आप किलो में तौल लें और या आप लीटर में माप लें। योगी आदित्यनाथ जी 3 पीढ़ियों के परिवारवादी हैं, लेकिन उनको कोई परिवारवादी नहीं कहता। उनके बाबा महंत दिग्विजयनाथ जी, उनके पिता महंत अवैधनाथ जी और वो स्वयं
3 पीढ़ियों से उनका परिवार राजनीति में है, कोई नहीं बोल रहा। राजनाथ सिंह जी का परिवार 2 पीढ़ियों से, कोई नहीं बोल रहा। राजमाता विजयराजे सिंधिया का परिवार 4 पीढ़ियों से है, कोई नहीं बोल रहा। हमारे यहां से जितने वंशानुगत नेता गए उनके लिए कोई नहीं बोल रहा। हमको परिवार पर अपने गर्व है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ मैं एक बात से सहमत हूं कि राजपूत जी, परिवारवाद की बात इसलिए होती है कि गांधी परिवार का है तो पार्टी अध्यक्ष बनेगा, ये बात आप किसी और जगह पे नहीं कह सकते। मैं बताता हूं ना, महंत परिवार का है तो गोरख गद्दी पर रहेगा, और महंत परिवार का है तो बीजेपी का अध्यक्ष थोड़ी बन रहा है भाई। 3 पीढ़ियों से सांसद बन रहा है, आप उनकी वकालत कर क्यों रहे हैं? आप क्यों नहीं सवाल पूछूं? मैं आप सवाल पूछूं तो मैं वकालत कर रहा हूं। बिल्कुल क्यों? आप बात नहीं, जो आपने सवाल पूछे उसका जवाब भी तो ले लीजिए ना, उसके बाद आप सवाल पूछिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे परिवार पर आप प्रश्न उठाइए, लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए कि और किसी की पार्टी के परिवार को छोड़िए, आदमी भी बता दीजिए जिसकी उंगली भी कटी हो, जो शहीदों में गिना गया हो। हाँ, ये बात सच है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, ये बात सच है कि हम जातियों में नहीं बांट पाए देश को। हम एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करने में सक्षम है, सिक्किम को मिलाने में सक्षम है, गोवा को मिलाने में सक्षम है, हम देश को बढ़ाने में सक्षम है, मिसाइल मैन देने में सक्षम है, हम जात पात बांटने में सक्षम नहीं है। अगर इस पर ही चुनावी राजनीति चलनी है तो हम उस चुनावी जवाब दीजिए। राकेश, आप पे हमला है। पार्टी को परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ के चलाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग अभी भी अभिमान से बाहर नहीं जा रहे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया है। सच्चाई यह है कि आपकी टैली देख रहा हूं मैं, इस टैली में अन्य में और कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त टक्कर चल रही है कि कभी अन्य आगे निकल जाते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी आगे निकलती है। अपनी वास्तविकता का अंदाजा करिए, आपकी कमियां क्या है। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार का पर्याय कांग्रेस पार्टी हो गई। आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप स्वीकार करने को तैयार नहीं कि राहुल गांधी जी लगातार विफलताओं के बावजूद कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। अरे स्वीकार करिए, राजनीति उनके बस की नहीं है, नहीं उनके बस की तो राजनीति उनको छोड़ करके कोई दूसरा काम करने दीजिए। जबरदस्ती उनको परिवार की जिम्मेदारी थमा रखी है, आप प्रियंका जी पर भी थमा दी। पूर्णकालिक नेता लेकर के आइए, ये केवल इवेंट्स देकर के आकर के पोस्टर पे खिंचाना, पोस्टर गर्ल बनाना, ये राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, फिर से मैं एक बात बताता हूं, सबसे बड़े पोस्टर बॉय और सबसे बड़े आइटम बॉय तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। पूरे देश में अगर किसी आदमी ने ये आइटम की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया है, पोस्टर की पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन आज की डेट में चूंकि वो सफल हैं बांटने में, देश को डिवाइडिंग इन चीफ के रूप में वो सफल है, निश्चित तौर पर जनता जिसको वोट दे रही है वो चुनाव जीत रहा है। नरेंद्र मोदी को चुनाव जीत रहे हैं ना, आप खुद मान रहे हैं ना। बिल्कुल। जनता को डिवाइडिंग इन चीफ आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वोट दे रही है? आप फिर से मैं बताऊं, मैं जनता को डिवाइडिंग इन चीफ नहीं कह रहा हूं, मैं जनता ने वोट दिया भाई। हाँ बिल्कुल दिया है, और आप ही लोगों ने उनको डिवाइडिंग इन चीफ लिखा है। सच बात यह है कि जो हमारी आलोचना करते हैं वो अगर नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं तो 2 नियम थोड़ी होंगे। नियम दोनों को होती है ना, नियम तो बिल्कुल, लोकतंत्र में तो सबकी आलोचना होगी। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी 303 सीट पाकर के जनमत के नेता हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी हो, हमारे भी प्रधानमंत्री। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि हमारे यूक्रेन में बच्चे फंसे हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी यहां बनारस में चुनाव जीतने के लिए वोटों की बात। मैं वापस गांधी परिवार के ऊपर आऊंगा, अपने 2 न्यूट्रल पैनलिस्ट के पास। अदर जी, आपसे पूछना चाहूंगा, किसका फेलियर है अगर कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है? खासकर स्पेसिफिकली यूपी की बात करूं तो किसका फेलियर है ये? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि राजनीति 365 दिन 24/7 होगी, तभी राजनीति होगी। ये टाइमली इलेक्शन मोड में आ जाना, और चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका उत्तर प्रदेश में संगठन है। पर इस बार तो प्रियंका 2 साल 2.5 साल से चक्कर लगा रही थी। नहीं, मतलब आप चक्कर लगा रही थी, ये खुद ही में है। मतलब लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में कहां उनका नेतृत्व जो है सक्रिय है और पूरे वक्त काम कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है वो करना। और जो भी आज 2 पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं वो 24/7 राजनीति करने वाले लोग हैं। यहाँ पे अखिलेश यादव जिस ऑफिस में बैठते हैं 300 दिन वो कम से कम रोज 200-500 लोगों से मिलते हैं, 300 दिन साल में। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिसमें कोई कमी नहीं, सब जानते हैं सबसे अच्छी इलेक्शन मशीनरी है, तो उससे अगर टक्कर लेनी है कांग्रेस को तो उसको भी इसी तरह से बदली जी, आपकी टिप्पणी बहुत जरूरी है। प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में कैंपेन लिया, प्रियंका गांधी आई, लड़ी यूपी में। इस बार राहुल गांधी बिल्कुल नहीं दिखे उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर भी वो जो बात अभी राकेश कह रहे थे कि अन्य के साथ मुकाबला चल रहा है, ऐसी स्थिति में क्यों है पार्टी? देखिए सुमित जी, जो कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस इशू तो खड़ा करना जानती है, लेकिन उस इशू का मोबिलाइजेशनल इंपैक्ट नहीं ले पाती। फायदा क्यों? काडर नहीं बचा, जमीन में लोग नहीं है। हाँ,
क्योंकि अच्छा उसको वो जो इशू खड़ा करती है उसका फायदा भी दूसरी पार्टियों को होता है। जैसे एक बार बीएसपी समाजवादी पार्टी को हुआ, इस बार भी समाजवादी पार्टी को हो रहा है। यानी कांग्रेस ने जो असंतोष उभारा है बीजेपी के खिलाफ, प्रियंका ने बहुत अच्छे कैंपेन किए हैं, लेकिन संगठन नहीं है। संगठन नहीं होने के कारण अच्छा प्रियंका को लखनऊ में रहना होगा अगर यहाँ का नेतृत्व करना है तो, नहीं दिल्ली से आकर के यहाँ पर राजनीति नहीं हो। क्या अगर कांग्रेस पार्टी घोषित कर देती कि प्रियंका गांधी हमारी मुख्यमंत्री की चेहरा हैं, तो क्या फायदा होता? जरूर इसका फायदा हो सकता था। पिछली बार भी जब कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी 2007 में और 12 में, तो ये समस्या थी कि राहुल गांधी को यहाँ का कैंडिडेट घोषित किया जाए मुख्यमंत्री का, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया क्योंकि यहाँ की जनता ये चाहती है। क्योंकि गांधी परिवार का बच्चा तो प्रधानमंत्री बनता है। हाँ, क्यों नहीं, वो मैं ही कहना चाहता हूँ। यहाँ की जनता क्यों नहीं कहना चाहते? नहीं, जनता यहाँ की ये चाहती है कि जो आदमी हो हमारे आसपास का हो, जिसको हम पकड़ के कह सके हमारे लिए करो। दिल्ली में अगर कोई है तो कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री यहाँ होना। एक सुरेंद्र सिंह राजपूत को मौका देना चाहिए, फिर डिबेट को मैं खोलता हूँ। सुरेंद्र जी, सुना आपने सभी को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो फिर से खामियां पार्टी की, संगठन नहीं है, लगातार कैंपेन नहीं करते हैं, मौके पर ही राजनीति करते हैं, मौके पर ही दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? सुमित भाई, तो आप तो गवाह हैं कि उम्भा की घटना से लेकर के और लखीमपुर की घटना तक कब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में नहीं रही, कब प्रियंका गांधी जी ने एक्टिव कैंपेन नहीं की, कब नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि एक्टिव कैंपेन किया पर संगठन नहीं था मोबिलाइज करने के लिए। फिर से मैं बताता हूं आपसे, मेरी बात को भी तो आप समझिए ना। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी जब कैंपेन करती हैं, आप बताइए 18,000 कार्यकर्ता किस विपक्षी दल के पिछले 3 साल से में जेल में गए? किसी विपक्षी दल के गए? सच बात यह है कि हम काम कर रहे हैं। हाँ, हम डिवाइडिंग का काम नहीं, जनता को बांटने का काम नहीं कर रहे हैं, हम जनता को अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। हम अकेले दल हैं ऐसे जिन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, जिन्होंने मनरेगा दिया, जिन्होंने बताया। फिर जनता के मन में आप क्यों नहीं हैं? 14 में चुनाव क्यों इतनी बुरी तरह हार जाते हैं और लगातार पतन की ओर पार्टी जाती हुई क्यों दिखाई देती है राष्ट्रीय स्तर पर? मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूं कि हर जिस चीज का उत्थान है उसका पतन भी है। अगर पतन हुआ है तो उत्थान भी होगा। हम जनता के बीच में हैं, लगातार अपनी बात कर रहे हैं, हम धर्मांधता नहीं कर रहे। मैं राजपाल जी, अब आप पे आना चाहूंगा। जो बात बद्री जी ने की, अतर साहब ने की, शशि शेखर बोल रहे हैं, क्या फायदा उठाया? कांग्रेस पार्टी ने खामियां गिनाई, कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन चलाया यूपी भर में, और अखिलेश जी तो नहीं दिखे। अखिलेश जी को सीधे फायदा मिलता दिखाई दे रहा है 100 सीटों का, जो अभी दिख रहा है इस वोटर के सर्वे। अखिलेश जी के अलावा कोई उत्तर प्रदेश में दिखा है? बताओ, 70 श्रमिक मर गए थे जिनकी मदद करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, योगी बाबा की नाकामी की वजह से गोरखपुर में बच्चे मरे थे, उन परिवारों को भी मदद करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। और इन्होंने तो लाठियां चलाने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। और ये बताइए, उत्तर प्रदेश में उन्नाव में घटना हुई तो अकेले जाके माननीय अखिलेश यादव विधानसभा पे एक पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठने का काम किया। दूसरी बात, इनका काम क्या है? बीजेपी ने तो कोई काम नहीं किया ना। पर आपके नेता हाथरस नहीं गए, आपके नेता उन्नाव नहीं गए, आपके नेता कोविड में नहीं दिखाई दिए, ये सच्चाई है कि नहीं है? पूरी पार्टी कोविड में भी, और अखिलेश जी की बात कर रहा हूं मैं, पार्टी की नहीं, अखिलेश जी की। किसानों के आंदोलन में भी 2-2 बार गिरफ्तारी माननीय अखिलेश यादव जी की हुई। केशव जी, तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के धार्मिक नारों के अलावा लखनऊ में कोई एक 5 से लेके 12 मंजिला बिल्डिंग अगर भाजपा ने बनाई हो तो ये बता दें। एक भर्ती इन्होंने जो निकाल करके इन्होंने खत्म की। देखिए, संकट यही है, अब भी नहीं समझ पाए, अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी खामी कहां है। इनको 5 मंजिला बिल्डिंग, कोई 5 स्टार बिल्डिंग बना दी जाए और उससे तिजोरी अपने घर में भर ली जाए कमीशन खा करके, यही विकास मानते हैं। 44 लाख लोगों के मकान बने हैं, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने गरीबों के मकान बनाने का काम किया है। 2 करोड़ 61 लाख लोगों के हमने घर में आज हमने बिजली के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने आज 1 करोड़ 61 लाख लोगों के घर में हमने उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाने का काम किया है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमने आज उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ी संख्या में मास लोगों के हमने आज काम करने का काम किया है। 300 रुपए समाजवादी पेंशन देते थे और उसमें भी कैडर को हमने 1000 रुपए करने का काम। राकेश, चुनाव खत्म हो गया, मैं जान रहा हूं, इसी पे आपको तो सीटें मिल रही है ना। मेरे साथ 3 और लोग हैं, खान साहब भी हैं, मौर्य साहब भी हैं और मिश्रा जी भी हैं। मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा खान साहब आपसे,
मैं जानता हूं आप एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करते हैं। आप अगर आपके फेवर में होता तो शायद आप कर भी लेते। नहीं, तब भी नहीं करते। अच्छा चलिए, तब भी नहीं करते, मैं वहां भी मान लेता हूं। इस बात का प्रॉमिस करिए इस राष्ट्रीय लाइव कवरेज पे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई, बीजेपी को समर्थन की जरूरत पड़ी, तो आपके विधायक क्या बीजेपी के पास जाएंगे 10 तारीख के बाद? किसी भी कीमत पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल या बैठना उठना भी पसंद नहीं करेंगे। ये मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूँ। देखिए, कीमत की बात इन्होंने कर दी, यही इनकी सच्चाई है। कीमत तय करते हैं कि कितने मुहावरा है भाई। यही सच्चाई है। देखिए, ये राकेश त्रिपाठी हैं, इनको मुहावरा भी समझ में आता है, हर जगह इनको नोट नजर आता है, ये चलाया इन्होंने। और देखिए, अब इनसे आपके सामने मैं राष्ट्रीय चैनल पर कह रहा हूं, 10 तारीख के बाद अगर पेट्रोल 135 रुपया ना हो जाए, अगर डीजल 135 रुपया ना हो जाए, अगर गैस के दाम 1800 ना हो जाए, तो मुझे पकड़िएगा। ये डाकू है। नहीं, पर चर्चा तो है, आज ही रात से दाम बढ़ने वाले हैं, भीड़ बढ़ गई है पेट्रोल पंप पर। अनुपम मिश्रा, ये बात आपको भी प्रॉमिस करनी होगी इस कैमरे में देखते हुए राष्ट्रीय टीवी चैनल पर कि किसी भी कीमत पर, कीमत फिर आ गई यहाँ पर कि आप क्या जाएंगे सपा छोड़ के भाजपा के साथ? कोई चांसेस हैं? क्योंकि बार बार कहा गया कि जयंत जी, अजीत जी कहीं भी चले जाते हैं, मौका देख के पलट जाते हैं। एक्चुअली पहले आपने सही जगह क्वेश्चन पूछा था, उसका आपको उत्तर भी मिल गया था। दोनों लोग कीमत पर टिके हुए हैं। इनमें एक्चुअली में इलेक्शन से पहले ही नूरा कुश्ती चल रही है। इन लोगों ने पहले ही सब सेट कर रखा है, वो ए टीम है, वो उनकी बी टीम है, और ये सबको पता है। तो वो एक कीमत पे इनका पेच फंसा हुआ, ये सॉल्व कर लेंगे और सरकार में जाएंगे। आप अपना बताइए ना। रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो हम सिद्धांतों पे पहले ही कर चुके हैं। समझौता हमारा समाजवादी पार्टी के साथ है, हमारा अलायंस है, और हम सरकार 10 मार्च को आप देखिएगा गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का मुखिया आपको देखते हैं 10 मार्च ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को आप देखिए। 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, चुनाव खत्म होते ही गठबंधन टूट गया। 2019 में बसपा से गठबंधन किया, चुनाव खत्म होते ही गठबंधन टूट गया। आरएलडी से भी गठबंधन टूटेगा और तब पछताएंगे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां। मैं आऊंगा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी खुद अपनी स्थिति बता रहे हैं। इनका डूबता जहाज है। इनके गठबंधन के जितने नेता थे सब कूद के भाग गए हैं, और उस जहाज में आ रहे हैं जो मंजिल तक जा रहा है। चलिए, केशव जी मेरे साथ हैं, आप सपा के साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। ये प्रॉमिस मैं आपसे भी चाहूंगा इस लाइव कवरेज में, क्या चुनाव के बाद कोई भी परिस्थिति में भाजपा के साथ जा सकते हैं? हमारे जो भी प्रत्याशी लड़े हो समाजवादी पार्टी के सिंबल पड़े, हमें जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात बताऊं कि महान दल को, जो मैंने अभी बैठे बात कर रहा था कि पार्टी इस चुनाव में मिला क्या आपको? जब आपके सारे प्रत्याशी उनके सीट पे लड़े हैं, आपको क्या मिला? महान दल कहाँ रह गया? हमारे परिवार के लोग भी लड़े हैं महान समाजवादी पार्टी के सिंबल पे, और परिवार के लोग विधायक बन रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि जैसे आप लोगों जो सर्वे करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, इन्होंने महान दल के वोट को कहीं गिनती नहीं किया। कहाँ है? बिजनौर से लेकर आगरा तक और पीलीभीत से लेकर हरदोई तक हर जगह महान दल का वोट है। इन्हें गिनती नहीं है कि कितना गया। और मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ रही है ना, 47 से बढ़कर करीब 100 सीटें बढ़ती दिखाई दे रही है। मैंने देखा, हो सकता है कि महान दल के लोग भी हो। मैंने देखा कि दूसरे, तीसरे, चौथे पेज में जो वोट आपने गिनती किया है वो कतई टैली नहीं कर रहा है। मैं आपको इसका उल्टा बताऊंगा। आप बोल रहे हैं तीसरे चौथे फेज में आपके बहुत अच्छा करने वाले हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे फेज में 80% सीट समाजवादी पार्टी जीत। मैं आऊंगा, मैं पूछूंगा, मैं पूछता हूं बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो शिकायत है केशव प्रसाद जी की, उनको हमें ध्यान देना होगा। लेकिन इसका कारण ये है सुमित जी कि ये इतने छोटे दल हैं, ये क्लस्टर्ड बेस्ड पार्टियां हैं, इनका प्रभाव एक खास एरिया में है, पैन यूपी इनका असर नहीं है। इसलिए इस पर इनका जो सीट होता है, इनको जो कहना है कि हमारे असर से बहुत ज्यादा विजय हो जानी चाहिए थी, वो दो दिन का वक्त और है। 2 दिन के बाद 10 तारीख को देख लेंगे। क्या केशव जी ठीक बोल रहे? एक सवाल, क्या राष्ट्रीय लोकदल का असर पूरे प्रदेश में? महान दल का फिर भी ज्यादा असर था, वो गिनती में नहीं, क्योंकि हम मीडिया में महत्व नहीं रखते। अरे आप अगर महत्व नहीं रखते तो आप हमारे साथ यहाँ कैसे खड़े हैं भाई? मीडिया में खड़े कि नहीं? आपस में लड़ नहीं रहे, हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि हम जिन विधानसभाओं में हमारा वोट है वहां गिना नहीं गया, और गिन लीजिएगा, आपको 10 तारीख को सब पता चल जाएगा। 10 तारीख दूर नहीं है। ये सच है कि महान दल के आने से, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आने से समाजवादी पार्टी
पार्टी का कुछ वोट बढ़ा, ये सच है। लेकिन मैं उतनी ही सच्चाई के साथ बता रहा हूं, परिणाम आते ही महान दल दूध में मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बाहर फेंक दी जाएगी, जयंत चौधरी जी की पार्टी ऐसे निकाल के बाहर फेंक दी जाएगी। सपा का यही चरित्र बोल रहे हैं। राकेश अभी से पॉलिटिक्स शुरू कर दिए। फूट डालो, राज करो। नहीं, फूट डालो नहीं, हम तो अखिलेश यादव जी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कह रहे हैं। 2017 में ऐसे किया, 2 युवाओं का साथ यही पीछे होटल में इन्होंने एक लाइन, राजभर जी को इन्होंने भी निकाला था, राजभर जी को इन्होंने पिछली बार नहीं निकाला था। मैं सपा पे बात हो रही जिला। देखिए, ये बीजेपी का चरित्र है बांटने का, डिवाइड और रूल करने का। हाँ? लेकिन समाजवादी पार्टी का है सबको लेके चलने का। पर तो सच है कि बुआ का साथ छोड़ दिया आपने, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया आपने। हमारे नेता किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी है। और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहला ये चुनाव है जो माननीय अखिलेश यादव और गठबंधन ने ऐतिहासिक मतों से जीतने का। राजपाल कश्यप जी, अनुपम मिश्रा जी और केशव देव मौर्य जी, ये तीनों लोग मिलकर चुनाव लड़े हैं और तीन प्रत्याशी यहाँ थे एक साथ, 3 पार्टी के, सपा गठबंधन के। और राकेश त्रिपाठी अकेले थे। राकेश, आपने जमकर मुकाबला किया इस डिबेट में आपका इनके सामने। खान साहब, बद्री जी, अतर साहब, राकेश, केशव जी, सुरेंद्र जी, राजपाल जी और मिश्रा जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी 10 तारीख नहीं है, ये सी वोटर का सर्वे था, 10 तारीख का इंतजार है, उसके बाद ये कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल आपको बैक टू स्टूडियो ले चलता हूँ। यहाँ पे शशि शेखर जी, आपका भी धन्यवाद। मनीषा जी, आपका भी धन्यवाद। यहाँ बहुत शोर है। धन्यवाद, थैंक यू। ओवर टू यू, ब्रेक। आइए हम आपको बताते हैं उससे जुड़ी कुछ बड़ी बातों पर नजर डाल लीजिए। जी हां, एग्जिट पोल का जो अनुमान है, यूपी में फिर से बीजेपी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये एक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है। यूपी में बीजेपी प्लस को 228 से 244 सीटें मिलने का अनुमान ये एग्जिट पोल जाहिर करता है। इसके अलावा यूपी में एसपी प्लस की बात की जाए, 132 से 148 सीटें इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये भी एक अहम बात। इसके अलावा पंजाब की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। ये एक बहुत बड़ा नतीजा यहां से सामने आ सकता है। जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान, गोवा में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान यानी हंग असेंबली, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में सरकार बदलने का भी अनुमान है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।